वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। 12th के एनसीईआरटी का एक टॉपिक है इम्यूनिटी। एक्चुअली ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का टॉपिक है इम्यूनिटी। तो ये नीट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और हम लोग इस पर आज चर्चा करेंगे। जब भी कभी इम्यूनिटी शब्द आता है तो बहुत लोगों के दिमाग में, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है। आज हम लोग इम्यूनिटी के बारे में समझेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। तो जैसे ही आप ये टर्म सुनेंगे इम्यूनिटी, तो सबसे पहले तो आपको मैं इसका हिंदी में मतलब बता दूं, जिससे कि आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली इम्यूनिटी का सेंस है रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये इसकी हिंदी है। मैं जानबूझकर हिंदी लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोग इससे थोड़ा रिलेट करें, इस टर्म से रिलेट करें। होता क्या है बेटा मेरे, बहुत ध्यान दीजिएगा मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। होता ये है बेटा कि हमारे आपके एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में बहुत सारे पैथोजेंस हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजुअन्स हैं। पर बेटा मेरे, ये पैथोजेंस हमारी आपकी बॉडी को, सारे पैथोजेंस हमारी आपकी बॉडी को बीमार नहीं करते हैं। क्यों बीमार नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारी आपकी बॉडी में एक पावर है, एक कैपेसिटी है। उस पावर को, उस कैपेसिटी को इम्यूनिटी कहते हैं, जिस वजह से हम लोग रेयरली बीमार पड़ते हैं, हमेशा बीमार नहीं पड़ते। तो जो पैथोजेंस हैं एटमॉस्फेयर में बहुत सारे हैं, पर चूँकि हमको वो सारे पैथोजेंस बीमार नहीं करते हैं, हम लोग कभी कभार बीमार होते हैं, रेयरली बीमार होते हैं, क्योंकि हमारी आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो हमको, आपको पैथोजन से बचाती है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं एक्चुअली थोड़ा और क्लियर करूं। जब भी कभी हम इम्यूनिटी की बात करेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारी आपकी बॉडी में एक्चुअली एक डिफेंस सिस्टम काम करता है। हमारी आपकी बॉडी में डिफेंस सिस्टम काम करता है। तो जब भी कभी इम्यूनिटी की बात आएगी तो हम लोग एक्चुअली इसे रिलेट करेंगे हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम से। तो डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी क्या होता है, इसको मैंने इम्यूनिटी से रिलेट किया है। हम इसी इम्यूनिटी को थोड़ा और अगर डिटेल में समझना चाहें या हम आपको समझाना चाहें तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का ये एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। हमारी बॉडी का ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है और एक्चुअली इस सिस्टम में इंक्लूड हैं लिम्फ ऑर्गन्स। थोड़ा और आपको हम इस पॉइंट को समझाना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी आपकी बॉडी का ये इम्यून सिस्टम है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक्चुअली ये हमारा डिफेंस सिस्टम है, ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, ये हमारा इम्यून सिस्टम है। और ये इम्यून सिस्टम हमको बीमारियों से बचाता है, पैथोजन से बचाता है। एनसीईआरटी एक लाइन कह रही है, उस लाइन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जिससे कि आपको इम्यूनिटी की डिफिनीसन पता चल जाएगी कि एक्चुअली डिफिनीसन क्या है। तो बेटा मेरे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अगर मैं बोलूँ कि हमारी आपकी बॉडी में एक एबिलिटी है, एक योग्यता है, हमारी आपकी बॉडी में एक एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ होस्ट। होस्ट एक्चुअली हम ह्यूमन बींग्स को बोल रहे हैं। टू फाइट, हमारी आपकी बॉडी में एक एबिलिटी है जो फाइट करती, लड़ती है। किससे लड़ती है बेटा मेरे? द डिजीज कॉजिंग, चाहे तो हम बोलें ऑर्गेनिज्म या बोलें पैथोजन। तो अगर इम्यूनिटी को हमें डिफाइन करना है और अच्छे से,
तो मैं कह सकता हूं कि एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो पॉइंट क्या है? एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय the immune system is called immunity। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और बेटा, मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं जो भी आपके लिए ला रहा हूँ मैं वीडियो के माध्यम से, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं NCERT की लाइंस को डिकोड करूँ और नीट के लिए जितना ज़रूरी है वो सारा का सारा कंटेंट आपको दे सकूं। तो आप लोग केवल और केवल NCERT और NCERT को डिकोड करके ही पढ़ें, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इन्हीं लाइन से, इन्हीं NCERT की लाइन से। तो मैं हमेशा बच्चों से ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में एक ही बात बोलता हूँ कि आप लोग NCERT को लाइन टू लाइन पढ़िएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम इम्यूनिटी, डिफेंस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इन सब को रिलेट करके आपको समझा रहे हैं कि एक्चुअली इम्यूनिटी है क्या। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम इम्यूनिटी को कैटेगराइज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहे हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक्चुअली बेटा, जो इम्यूनिटी होती है वो दो तरह की होती है। इम्यूनिटी दो तरह की है। एक इम्यूनिटी होती है जिसे बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। बिल्कुल फोकस करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी। और जो दूसरी इम्यूनिटी होती है उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ध्यान देना, एक है इन्नेट इम्यूनिटी और सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी की, और यहाँ से एक्चुअली क्वेश्चंस बनते हैं, बन चुके हैं। तो हम आपको इस टॉपिक ख़त्म होने के बाद हर एक टॉपिक इन्नेट इम्यूनिटी को जब कंप्लीट कर लेंगे तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे, आपको MCQs कराएंगे। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे। तो बिल्कुल बने रहिए लास्ट तक। और मेरी पूरी कोशिश है कि कम समय में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक कवर करा दूँ। तो चलिए हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी को डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक जल्दी से जल्दी आपको समझ में आए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की। इसके नाम पर जाइएगा क्योंकि इसके नाम से क्वेश्चन बनते हैं, आगे बन भी सकते हैं, पीछे बने भी हैं। बेटा मेरे, इन्नेट इम्यूनिटी को सबसे पहले हम उसके अदर नेम क्या हैं, उसे और किन नामों से जाना जाता है, उन नामों का मीन क्या है, इस पर गौर करते हैं। होता यह है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है बेटा मेरे, एक्चुअली ये होती है नॉन स्पेसिफिक। कैसी होती है बेटा? नॉन स्पेसिफिक। ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वह एक्चुअली हमको आपको मिलती है जब आप पैदा होते हैं, सिंस बर्थ। अब मैं हर एक पॉइंट को जो मैं नोट कर रहा हूँ आप मैं सब बताऊँगा, पहले आप फोकस करके इन टर्म्स को याद रखिएगा। तो इन्नेट इम्यूनिटी कैसी होती है बेटा मेरे? नॉन स्पेसिफिक होती है। हमको कब मिलती है? जन्म से मिलती है, सिंस बर्थ। एक्चुअली ये जो इम्यूनिटी है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर काम करती है। तो हम कह सकते हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यूनिटी है। कैसी इम्यूनिटी है बेटा मेरे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यूनिटी है। और एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसका एक और नाम होता है, इसे कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी कहते हैं। इससे बेटा मेरे कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी कहते हैं। अब आप सारे बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो 12th क्लास में हैं, जिन्हें बोर्ड एग्ज़ाम
देना है फ्यूचर में, उन सब बच्चों को दिमाग में रखना है कि जो इनेट इम्यूनिटी है उसे हम लोग कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी कहते हैं। एक बात, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ये इम्यूनिटी बच्चे को या हम आपको जन्म से मिलती है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यूनिटी है। अब इन सारे टर्म्स का मतलब मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान देना बेटा मेरे। यहां पर जो नॉन स्पेसिफिक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब आप जब जन्म लेते हैं तो गॉड ने, नेचर ने हमको एक एबिलिटी या एक कैपेसिटी दे रखी है कि कोई भी पैथोजन हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजोवन हो, कोई भी पैथोजन हो, उससे बचने के लिए जन्म से हमारी आपकी बॉडी में नेचर ने एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रखी है। एक्चुअली वायरस से भी लड़ती है ये इम्यूनिटी, बैक्टीरिया से भी बचाती है हमको, आपको फंगस से बचाती है। तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई स्पेशल टाइप ऑफ पैथोजन से नहीं लड़ रही है, किसी से भी लड़ सकती है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी किसी भी पैथोजन को किल करने की कैपेसिटी रखती है, कोई स्पेशल टाइप का नहीं है। इसलिए इनेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, सिंस बर्थ। तो हमको आपको जन्म से ही, बच्चे को जन्म से ही ये इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाती है नेचर के थ्रू। और चूंकि मैंने बोला ना कि वो बैक्टीरिया से लड़ेगी इम्यूनिटी, वायरस से भी लड़ेगी, फंगस से भी लड़ेगी, इसलिए कहा गया है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यूनिटी है। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो बेटा मेरे, हम लोग अब बात करने जा रहे हैं किसकी, हम लोग बात करने जा रहे हैं, मैंने दूसरी इम्यूनिटी कौन सी बताई थी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी अभी मैं और एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल अभी आपको मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बता दूं, फिर मैं वन बाय वन दोनों इम्यूनिटी को एक्सप्लेन करूंगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो बेटा मेरे, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बेटा, ये एक्चुअली इसका पहला पॉइंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है। एक्चुअली ये सेलेक्ट करके बॉडी को बचाएगी। मीन्स स्पेशली बैक्टीरिया ने अटैक किया आपकी बॉडी में तो ये बैक्टीरिया को किल करेगी, या बैक्टीरिया से लड़ेगी, या बैक्टीरिया से आपकी बॉडी को बचाएगी, ये इम्यूनिटी। वायरस अगर आपकी बॉडी को आपकी बॉडी में अटैक कर रहा है तो ये वायरस से ये इम्यूनिटी आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली या तो बैक्टीरिया से लड़ेगी, या तो वायरस से लड़ेगी, या तो फंगस से लड़ेगी, या तो प्रोटोजोआ से लड़ेगी। तो किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट जब काम करती है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो बेटा मेरे, एक बात तो क्लियर है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि या तो बैक्टीरिया से लड़ेगी, वन टाइम एक ही पैथोजन पर काम करेगी, या वायरस से लड़ेगी। इसलिए जो इसका स्पेक्ट्रम है, जो इस इम्यूनिटी का स्पेक्ट्रम है, वो नैरो होता है। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा बेटा मेरे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नैरो स्पेक्ट्रम की इम्यूनिटी कौन है तो आप बोलोगे एक्वायर्ड है, और आप ब्रॉड की बात करेंगे तो आपकी इनेट हो गई। तो ये टर्म आपको दिमाग में रखने हैं। और एक छोटी सी बात और है, और छोटी सी बात ये है कि एक्चुअली जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसे हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये बात अगर आप सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो समझ लीजिए आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप आगे भी समझेंगे और अपना बेस क्लियर करते चले जाएंगे। अब अगर यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं, एक्चुअली डिटेल पढ़ने जा रहे हैं किसका, इनेट इम्यूनिटी का डिटेल पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर हमारी आपकी बॉडी में सिंस बर्थ ये इम्यूनिटी कैसे काम करती है। मैं उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से इस इनेट इम्यूनिटी के डिटेल को समझिएगा, लगातार फोकस करके रखिएगा।
अब ध्यान दीजिए मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। एक्चुअली होता क्या है बेटा मेरे, जो इनेट इम्यूनिटी है वो दो लेवल पर काम करती है, टू लेवल्स पर काम करती है बेटा मेरे। ध्यान देना मेरे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 2 लेवल्स पर फंक्शनल है। एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है, और ये 2 लेवल हैं, एक्चुअली इन 2 लेवल्स में इंक्लूड हैं 4 बैरियर्स। कितने बैरियर्स बेटा मेरे? 4। अब आप समझना मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी मैं एक्चुअली क्या समझा रहा हूँ। हमको आपको सिंस बर्थ कौन सी इम्यूनिटी मिली है? इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी 2 लेवल पर काम करती है, और इन 2 लेवल्स पर 4 बैरियर्स होते हैं, और ये 4 बैरियर्स हमको आपको हर तरह के पैथोजन से बचाते हैं, हमको आपको बीमार होने से बचाते हैं। आओ देखते हैं कैसे, ये कैसे काम करते हैं। तो देखिए, जो पहला लेवल है इनेट इम्यूनिटी का, जो पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल है जो बेटा मेरे, जो पहला लेवल है उसे बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। और जो सेकंड लेवल है, जो सेकंड लेवल है बेटा मेरे, इसे क्या बोल रहे हैं? इसे बोल रहे हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अभी आपको और क्लियर होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इनेट इम्यूनिटी सिंस बर्थ हमें मिलती है, हमारे आपकी बॉडी को 2 लेवल पर ही बचाती है। ये 2 लेवल के 4 बैरियर्स होते हैं। जो पहला जो लेवल होता है उसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, जो सेकंड लेवल है उसे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। अब पॉइंट ये है बेटा मेरे कि हमारी आपकी बॉडी में जो इनेट इम्यूनिटी है, हमारी आपकी बॉडी में जो इनेट इम्यूनिटी है उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसे काम करता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसे काम करता है इनेट इम्यूनिटी का, वो जानते हैं। तो देखिए बेटा मेरे, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, टोटल बैरियर्स कितने हैं? 4। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में एक्चुअली 2 बैरियर होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में या फर्स्ट लेवल पे या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे 2 बैरियर होते हैं। एक बैरियर का नाम होता है फिजिकल, एक बैरियर का नाम होता है बेटा मेरे फिजिकल बैरियर, और एक बैरियर का नाम होता है बेटा मेरे फिजियोलॉजिकल बैरियर। यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। मैं 100% आपको एनसीईआरटी के पॉइंट समझा रहा हूं और कुछ एक्स्ट्रा समझा रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा। तो पॉइंट क्या है बेटा मेरे? एक तो हो गया फिजिकल बैरियर्स और एक हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। दोनों में बहुत अंतर है। अब ध्यान दीजिए, और जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग फिजिकल बैरियर्स की बात करते हैं। होता क्या है बेटा मेरे, मैंने भी आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में बहुत सारे पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंगस हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, वर्म्स हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन। तो फिजिकल बैरियर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया क्या? स्किन। अब पॉइंट ये है बेटा कि कोई भी पैथोजन जो हमारी आपकी बॉडी में एंटर करने का प्रयास करेगा, तो या तो वो स्किन के थ्रू अंदर जाएगा, या तो माउथ के थ्रू अंदर जाएगा, या तो नोज के थ्रू अंदर जाएगा, या तो पेशाब के रास्ते यानी कि जो यूरिनोजेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उसके थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करने का प्रयास करेगा। तो गॉड ने क्या किया है, नेचर ने क्या किया है, हमको आपको पैथोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में स्किन दे रखी है। स्किन क्या करती है?
किसी भी पैथोजन को एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोक लेती है। तो जो स्किन है वो एक्चुअली मेन बैरियर है। हमारी आपकी बॉडी का इम्यूनिटी का मेन बैरियर कौन है? स्किन। तो स्किन क्या करती है, बाहर जो एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो पैथोजेंस हैं उन वो हमारी बॉडी के अंदर ना आ जाएं, स्किन उनको रोक लेती है। एक्चुअली एनसीईआरटी बहुत अच्छी लाइन लिखती है फिजिकल बैरियर्स के बारे में कि स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा एग्जाम्पल बेटा मेरे है म्यूकस मेम्ब्रेन। अब आप ध्यान देना बेटा मेरे, जो दूसरा एग्जाम्पल है इसका नाम क्या? म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन को थोड़ा और समझें तो बेटा माउथ से जब हम अंदर माउथ के अंदर जाएंगे तो एक्चुअली एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है हमारी बॉडी में। माउथ के अंदर का जो हिस्सा है एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं, वहाँ पर एक्चुअली म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो अगर स्किन नहीं रोक पाएगी पैथोजन को और अगर पैथोजन माउथ के थ्रू अंदर चला गया तो माउथ के अंदर और बॉडी की माउथ के थ्रू जब बॉडी के अंदर पैथोजन जा रहा है तो वहाँ पर एक्चुअली कौन मौजूद है? म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगी? पैथोजन को रोक लेगी। अगर नाक के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू पैथोजन जा रहा है तो नॉस्ट्रिल या जो नाक वाला हिस्सा है, नाक के जो छेद है वो वाला हिस्सा है, वहाँ पर भी क्या है? वहाँ से स्टार्ट होता है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो वहाँ पर भी क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन है। मान लो पेशाब वाली जगह से या यूरोजेनाइटल जो ट्रैक्ट होता है उस वाले रास्ते से अगर पैथोजन एंटर कर रहा है तो वहाँ पर भी क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर जाने वाले पैथोजन्स को ट्रैप करके रोक लेती हैं और बॉडी को बीमार होने से बचाती हैं। तो बेटा मेरे म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन फिजिकल बैरियर से एग्जाम्पल हैं। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं थोड़ा सा और आगे जा रहा हूँ और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। बेटा मेरे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करते हैं। मान लीजिए कि फिजिकल बैरियर्स काम नहीं कर पाए, फेल हो गए और पैथोजन बॉडी के अंदर चले गए। अब जब पैथोजन बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो बेटा मेरे अंदर बॉडी के अंदर एसिड मौजूद है स्टमक में, एसिड इन स्टमक। और जो एसिड है वो कौन सा है? HCl होता है। अब पॉइंट ये है कि जो HCl है स्टमक की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उन ग्लैंड्स में सेल्स होती हैं, वो सेल्स क्या करती हैं? HCl सेक्रीट करती हैं। तो जो पैथोजन अंदर गया वो किल कर दिया जाएगा इन एसिड के थ्रू। यह है फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। बेटा मेरे अगर आपके आँख में या माउथ में, आपकी आँखों में या माउथ में अगर कोई पैथोजन जा रहा है, स्पेशली बैक्टीरिया जा रहा है, तो बेटा मेरे आपको पता होना चाहिए कि सलाइवा इन माउथ, ध्यान देना, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज। अब कितनी गजब की बात एनसीईआरटी लिख रहे हैं, इस पर गौर करिए। टीयर्स फ्रॉम आईज ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। अब एनसीईआरटी ने इतनी बात लिखने के बाद पॉइंट को कंप्लीट कर लिया, पर हम आपको यहाँ पर और समझा रहे हैं कि एक्चुअली लाइन क्यों लिखी गई है। बेटा मेरे जो सलाइवा होता है ना, सलाइवा में प्रेजेंट होता है क्या? सलाइवा में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम, उसका नाम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम नाम होता है बेटा मेरे।
ऐसे जो टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, आंसुओं में भी क्या है, आंसुओं में भी क्या है बेटा मेरे, आंसुओं में भी यही एंजाइम मौजूद है। कौन सा? लाइसोजाइम। होता ये है कि जो ये लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, एक्चुअली लाइसोजाइम एंजाइम को बोला जाता है एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल। तो पॉइंट ये है कि जब आपके माउथ में कोई पैथोजन अंदर जाएगा तो माउथ में सलाइवा, और सलाइवा में कौन है? लाइसोजाइम एंजाइम है। तो उस बैक्टीरिया को किल कर दिया जाएगा माउथ में ही, क्योंकि सलाइवा में एंजाइम मौजूद है। ऐसे ही आपकी आंखों में अगर कोई बैक्टीरिया अटैक करता है या इन्फेक्शन फैलाने का प्रयास करता है तो आंखों से आंसू निकलेंगे, और आंसू में एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम लाइसोजाइम होता है, और वो बैक्टीरिया को किल कर देगा और आपको इन आंखों के इन्फेक्शन से बचा लेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही बेटा मेरे? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को लेके एनसीईआरटी लिख रही है, एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। और उसी बात को मैंने यहाँ पर समझा दिया है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो हम लोगों ने फर्स्ट लेवल का जो यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसके दो बैरियर कवर कर लिए। एक है फिजिकल बैरियर और एक है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के मैंने एग्जांपल बता दिए और फिजियोलॉजिकल बैरियर के भी एग्जांपल बता दिए। अब बात करते हैं क्या, मैंने यहाँ पर एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ यहाँ पर सेट कर रखा है, अपलोड कर दिया है, जिससे कि आप लोग इन लाइनों को भी पहचानें और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेट कर सकें। आओ देखते हैं। अभी मैं जो दो बैरियर बचे हुए हैं उस पर भी बात करेंगे हम लोग कुछ देर बाद। पहले हम आपको जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है उतना मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की लाइन से आपको मैं और समझा दूँ। तो देखिए एनसीईआरटी बेटा मेरे क्या लिख रही है। एनसीईआरटी लिख रही है इम्यूनिटी, और मैंने अभी आपको बताया है कि इम्यूनिटी होती क्या है, इम्यूनिटी का मतलब क्या मैं आपको बता चुका हूँ। तो पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी लिख रही है एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। यहाँ जो इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, वायरस की बात कर रहे हैं, बेटा फंगस की बात कर रहे हैं, प्रोटोजोन्स की बात कर रहे हैं, वर्म्स की बात कर रहे हैं, ये सब इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। कह रहा है कि एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। रोज हमारा आपका सामना किससे होता है? इन्फेक्शियस एजेंट से होता है। हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दीज, कुछ ही हैं जो हमको आपको बीमार कर पाते हैं, सारे हमको बीमार नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं बीमार कर पाते हैं? क्योंकि हमारी आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, जो पैथोजन से लड़ती है और हमको आपको बीमारियों से बचाती है या बचाता है। दिस इज ड्यू टू fact that the body is able to defend itself from most of these foreign agents। बेटा मेरे ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से स्टेटमेंट वाइज या असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान देना भैया, यहाँ से असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है या यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान देना, लाइनों को पहचानिए आप लोग। फिर आगे एनसीईआरटी भाई तो लिख रही है, एनसीईआरटी कह रही है कि दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट मतलब ह्यूमन बींग्स की बात हो रही, टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। आई होप आप लोगों को मेरी ये बात जरूर समझ में आई होगी, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। ये लाइन भी आपको क्लियर करा दे रहा हूँ कि एक्चुअली एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इम्यूनिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। इम्यूनिटी दो तरह की है बेटा मेरे। कौन कौन सी है? इन्नेट है और एक्वायर्ड है। और मेरा पूरा फोकस अभी किस पर है? इन्नेट पर है। तो इन्नेट पर जो मैंने अभी आपको कुछ बातें बताई हैं डिटेल में मैंने पहले से सिखा दिया है, और मैं अब एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मेन पॉइंट पर आइए। मैंने ऑलरेडी आपको अंडरलाइन भी कर रखा है कि आपको बहुत मेहनत ना करनी पड़े और आप बस कम समय में बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है। अब नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ। दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जिसे मैंने सिंस बर्थ बोला है, उसने एनसीईआरटी उसको टाइम ऑफ बर्थ बोला है, मतलब एक सेम है। दिस इज अकम्प्लाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स है ना, आपके एनसीईआरटी कितने बैरियर लिख रही है? 4 बैरियर लिख रही है।
एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट्स, ये जो फॉरेन एजेंट्स बेटा लिखा है एनसीईआरटी ने, इसका मतलब है पैथोजन यानी बैक्टीरिया, वायरस, इनकी बात कर रही है इनटू आवर बॉडी। और इनेट इम्यूनिटी एक्चुअली 4 तरह के बैरियर्स पर से काम करती है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल। ये 2 मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ और आप 2 बचे हैं आपके, एक है सेलुलर जिसे मैं कुछ ही देर में कराने वाला हूँ, और एक है बेटा मेरे यहाँ पर जिसका नाम लिखा हुआ है साइटोकाइन। तो चलिए हम लोग अब बात करने जा रहे हैं किसकी, हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की। कनेक्ट करिएगा पुरानी बात, रिलेट करिएगा पुरानी बात। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं, यानी सेकंड लेवल की बात कर रहे हैं। तो जब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करेंगे, यानी हम लोग सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस की बात करेंगे, तो बेटा मेरे जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, यहाँ पर एक्चुअली इनेट इम्यूनिटी, इस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इनेट इम्यूनिटी 2 बैरियर्स के थ्रू काम करती है। पहले बैरियर को बोलते हैं सेलुलर बैरियर्स, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के पहले बैरियर को क्या बोल रहे हैं, सेलुलर बैरियर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। और जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का दूसरा बैरियर है उसे बोल रहे हैं साइटोकाइन बैरियर्स। हर एक टर्म पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से PYQ बने हैं। तो बेटा आप यहाँ से बिल्कुल क्लियर हैं कि सेलुलर बैरियर्स और साइटोकाइन बैरियर्स, ये 2 बैरियर्स एक्चुअली किसके हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के हैं। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, सेकंड लेवल का डिफेंस है। और सेकंड लेवल का डिफेंस या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस किसका हिस्सा है, इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है। आओ देखते हैं। सबसे पहले बेटा मेरे आपको सेलुलर बैरियर्स, एक्चुअली सेलुलर बैरियर्स में इन्वॉल्व कौन है, सेलुलर बैरियर में इन्वॉल्व हैं सेल्स, हमारी आपकी बॉडी की सेल्स। सेल्स हमको आपको बचाती हैं पैथोजन से। कैसे बचाती हैं कुछ देर में समझ में आएगा आपको। अब देखिए गौर करना बेटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फोकस करके रखिएगा आप लोग। होता क्या है बेटा मेरे कि हमारी आपकी बॉडी में न्यूट्रोफिल सेल्स, कौन सी सेल्स, न्यूट्रोफिल सेल्स, एक्चुअली ब्लड में सेल्स होती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं WBC। हमारे आपके ब्लड में सेल्स होती है जिसे हम लोग बोलते हैं WBC। WBC को बेटा मेरे बोला जाता है ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। अब ध्यान देना मैं क्या समझा रहा हूं आपको। अब देखिए मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं बेटा मेरे कि हमारी आपकी बॉडी में ब्लड में WBC होती हैं। WBC का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का टाइप है न्यूट्रोफिल्स। हमारी आपकी बॉडी में ये न्यूट्रोफिल्स, हमारी आपकी बॉडी में जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये एक्चुअली क्या कर रही हैं, ये किल कर रही हैं, ये डैमेज कर रही हैं किसको, पैथोजेंस को। तो बॉडी की WBC का टाइप है न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स बॉडी में पहुंचने वाले पैथोजेंस को किल कर देती हैं। इस तरह से न्यूट्रोफिल्स जो कि WBC का ही टाइप है वो सेलुलर बैरियर्स की तरह काम करती हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं एक्चुअली इनका जो न्यूक्लियस है, सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा, न्यूट्रोफिल सेल है तो उसमें न्यूक्लियस भी होगा। इसके सेल का जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है। इसलिए NCERT ने इसका एक और नाम लिखा हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ है PMNL न्यूट्रोफिल्स, PMNL न्यूट्रोफिल्स। और ये जो PMNL न्यूट्रोफिल्स है इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स।
P फॉर पॉली, M फॉर मॉर्फो, N फॉर न्यूक्लियर और L फॉर ल्यूकोसाइट्स। तो न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस का शेप चेंज होता है, कई शेप हो जाते हैं, इसलिए न्यूट्रोफिल्स को PMNL बोलते हैं या PMNL न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। ये भी एक्चुअली पैथोजन को किल करता है और सेलुलर बैरियर्स की तरह काम करता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही बेटा मेरे? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो ध्यान दीजिएगा, इस सेलुलर बैरियर का ही दूसरा एग्जाम्पल है और उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा मेरे? नेचुरल किलर सेल्स। अब आप सोचेंगे नेचुरल किलर सेल्स क्या है? अरे बेटा मेरे, ये भी WBC हैं, ये भी WBC हैं और एक्चुअली WBC का एक टाइप होता है लिम्फोसाइट। WBC का एक टाइप होता है लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट का टाइप है नेचुरल किलर सेल्स। तो हमारी आपकी बॉडी में WBC यानी कि लिम्फोसाइट का एग्जाम्पल या टाइप है नेचुरल किलर सेल्स। ये भी हमारी आपकी बॉडी में पहुंचने वाले पैथोजेंस को किल करते हैं, डैमेज करते हैं। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया, किसका हो गया बेटा मेरे? सेलुलर बैरियर्स का। इसके अलावा आपको 2-3 बातें और दिमाग में रखनी है। क्या बात दिमाग में रखनी है? दिमाग में ये रखना है बेटा मेरे, दिमाग में ये रखना है बेटा मेरे कि जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है हमारी आपकी बॉडी में, जिन्हें बोलते हैं मैक्रोफाजेज। कभी आप इसको मैक्रोफेज मत पढ़ना, मैक्रोफाजेज पढ़ते हैं। तो जो मैक्रोफाजेज होती है बेटा मेरे, ये भी सेल्स हैं और ये भी क्या कर रही हैं? ये भी हमारी आपकी बॉडी को पैथोजन से बचा रही हैं। और ये किसका एग्जाम्पल्स हैं? ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? सारे न्यूट्रोफिल्स की बात करें, नेचुरल किलर सेल्स की बात करें या मैक्रोफाजेज की बात करें, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सेलुलर बैरियर्स के। और सेलुलर बैरियर्स क्या है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है। और इनेट इम्यूनिटी क्या है? सिंस बर्थ, जन्म से हमको आपको मिलती है। किससे लड़ने के लिए? पैथोजन से लड़ने के लिए। इतनी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर इतनी बातें दिमाग में आपके हैं या आ चुकी हैं तो हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के, साइटोकाइन बैरियर्स की। और जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसका दूसरा जो बैरियर है उसका नाम क्या है? साइटोकाइन बैरियर्स। इसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसके बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से एक छोटी सी बात आप लोग याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितना आपने सीखा है, समझा है, वो आपने सब अच्छे से पढ़ लिया है। सेलुलर बैरियर्स को लेकर NCERT क्या लिख रही है मैं कुछ देर में समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको साइटोकाइन बैरियर्स सिखा रहा हूं और साइटोकाइन बैरियर्स को सीखने के लिए मैं छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना। मान लीजिए कि आपकी बॉडी में ये खूब सारी सेल्स हैं, आपकी बॉडी में खूब सारी सेल्स हैं। इन सेल्स पर अटैक हो गया किसका? वायरस का। अब ध्यान देना, ये सेल कैसी हो गई? अब ये हो गई वायरस इन्फेक्टेड सेल। अब सुनिए ध्यान से। मान लीजिए हमारी आपकी बॉडी की जो सेल है, इसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया। ये जो वायरस से जो इन्फेक्टेड सेल है, ये एक्चुअली रिलीज करती है क्या? ये रिलीज करती है एक प्रोटीन। ये रिलीज करती है बेटा मेरे क्या? एक प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम होता है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन, ध्यान देना भैया। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि हमारी आपकी बॉडी में मान लीजिए सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, तो वहाँ सेल्स भी होंगी। मान लीजिए सेल को किसने इन्फेक्टेड कर दिया? वायरस ने। तो जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल है, यही सेल ये तो खत्म हो रही सेल, पर अपने खत्म होने से पहले ये क्या करेगी? एक ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करेगी। उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम होता है इंटरफेरॉन। ये बेटा मेरे जो इंटरफेरॉन है, ये जो इंटरफेरॉन है,
ये नॉर्मल सेल को मैसेज भेजेगा। ये नॉर्मल सेल को क्या करेगा? मैसेज भेजेगा कि भाई हम तो खराब हो रहे हैं, पर नॉर्मल सेल को मैसेज भेजेगा कि आप फ्यूचर में वायरस के इन्फेक्शन से बच जाएं। तो एक्चुअली इंटरफेरॉन नॉर्मल सेल को मैसेज ले जाता है कि खतरा आने वाला है, अपने आप को बचाइए। तो इस इंटरफेरॉन की वजह से जो नॉर्मल सेल होती हैं ये कुछ अनदर प्रोटीन्स डेवलप करती हैं, और जो अनदर प्रोटीन्स डेवलप होती हैं, इन अनदर प्रोटीन्स की वजह से नॉर्मल सेल में बेटा मेरे वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि नॉर्मल सेल अपने आप को कवर्ड कर लेती है, प्रोटेक्ट कर लेती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं आपसे ये बता रहा हूं कि हमारी आपकी बॉडी में ये सारी सेल नॉर्मल थी। एक्चुअली किसी वायरस ने इन्फेक्शन फैला दिया इस नॉर्मल सेल में। जो व्हाइट कलर की मैंने सेल बनाई है, इसमें वायरस ने इन्फेक्शन फैलाया, जिससे कि ये सेल हो गई वायरस से इन्फेक्टेड। अब ये जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल जो मैं ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ, ये जब इन्फेक्टेड हो गई सेल वायरस से, तो ये जो सेल है ये क्या करेगी? रिलीज करेगी ग्लाइकोप्रोटीन। उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम होता है इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन मैसेज ले जाएगा किसको? नॉर्मल सेल को। और नॉर्मल सेल कुछ अनदर प्रोटीन डेवलप करेंगी, वो अनदर प्रोटीन इन वायरस से इस नॉर्मल सेल को बचा ले जाएंगे। एनसीईआरटी एक बात लिख रही है साइटोकाइनेटिक बैरियर्स के बारे में। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सेक्रीट प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन बेटा मेरे? ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स which protect non-infected cells from further viral infection। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा मेरे एनसीईआरटी, अब देखिए मैं थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूं आपको, एनसीईआरटी को ही लाइन में आपको सिखा रहा हूं। देखिए जो तीसरा बैरियर था कौन सा था? सेलुलर बैरियर। क्या एनसीईआरटी लिख रही है? सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, जिसे WBC कहते हैं, ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स PMNL, न्यूट्रोफिल्स and monocytes and natural killer cells, जो कि टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं, in the blood as well as macrophages in tissues can phagocytose and destroy microbes। phagocytose का मतलब होता है एक तरह से उसे इंगल्फ कर लेना, डैमेज कर देना, खा लेना, मार देना। तो पैथोजेंस को खा लेती हैं, मार देती हैं, डैमेज कर देती हैं, किल कर देती हैं। कौन? ये मैक्रोफाजेस, ये नेचुरल किलर सेल्स, ये मोनोसाइट्स वगैरह वगैरह। ऐसे ही जो साइटोकाइन बैरियर है, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया, लेकिन एनसीईआरटी क्या कह रही है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सेक्रीट प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन बेटा मेरे? ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसका ही तो नाम है क्या? इंटरफेरॉन, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इनेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर्स, यानी कि 2 लेवल, यानी कि 2 लाइन ऑफ डिफेंस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग इसी टॉपिक पर बेस्ड मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूं। उन क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, पूरी कोशिश रहेगी आप मेरी बात को समझेंगे, मैं समझा ले जाऊँगा आपको, और ज़रूर समझेंगे आप। और मैं हर वीडियो में एक बात ज़रूर कहता हूँ, जो बच्चे सीरियस हैं नीट को लेकर, जो बच्चे सीरियस हैं 12th बोर्ड को लेकर, वो ही इस वीडियो को देखें, वही उस वीडियो को समझें। जो सीरियस होगा वो पॉइंट को समझेगा और वो रिलेट करेगा अपनी स्टडी से, अपने प्रिपरेशन से। तो बहुत फोकस करके पढ़िए और हैप्पीनेस के साथ, एंजॉय के साथ बायो को फील करके पढ़िए, बायो को एंजॉय करके पढ़िए। कोई प्रेशर नहीं लेना है आपको, टू द पॉइंट आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। मैं हर तरह से बच्चों को ऑफलाइन क्लास में या वीडियो के माध्यम से मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ कि आप लोग दुनिया भर की चीज़ें ना देखें, दुनिया भर की चीज़ें ना पढ़ें। जो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, जो कंटेंट आपको एनसीईआरटी से रिलेट कर रहा है, केवल उसी पर ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोग केवल और केवल डिस्टर्ब होंगे
और कुछ भी नहीं। इसलिए एनसीईआरटी पर फोकस करिए। अपने सब्जेक्ट टीचर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं सब अच्छा पढ़ाते हैं, सारे टीचर आपकी भलाई के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, उन टीचर को फॉलो करिए, एनसीईआरटी की लाइन को फॉलो करिए और अपने गोल को अचीव करिएगा। चलिए, इनेट इम्यूनिटी मैंने समझाई है आपको और इसी पर बेस्ड में कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से बेटा मेरे। सबसे पहले आप सभी लोगों को एक बात मैं बोलना चाहूँगा, एक सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप 30 से 40% आंसर तो ऐसे ही आपका निकल आएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बच्चे जल्दबाजी करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। बहुत सारे बच्चे तो जल्दबाजी में रहते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट देखते ही नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ ढूंढना है। आओ देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है इम्यूनिटी के बारे में, इट इज़ द डिफेंस। अब एक और बात ध्यान रखना है, डिफेंस की स्पेलिंग ये हो चाहे जो मैंने लिखी है वो हो, सब सेम है। सिंगुलर प्लूरल का फर्क होता है। नहीं सोचो कि यहाँ डिफेंस की स्पेलिंग कुछ और लिखी है, मैंने कुछ और लिखी है, सबका एक ही तरह से मतलब है। इट इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट। ये बात तो सही लिखी है, तो ये बात भैया सही है, बोलो। पर हमें ढूंढना क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इम्यूनिटी को लेकर दूसरा क्या है, इट प्रिवेंट्स, यानी कि इम्यूनिटी प्रिवेंट्स पैथोजेनिक माइक्रोबियल ग्रोथ इन आवर बॉडी। इम्यूनिटी को लेकर ये स्टेटमेंट भी सही लिखा है बेटा मेरे, पर हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक्वायर्ड और इननेट। बिल्कुल ठीक लिखा है, यानी ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, पर हमें तो ढूंढना है बेटा मेरे इनकरेक्ट। और बेटा जो चौथा ऑप्शन है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द पैरासाइट टू सर्वाइव विद इन अ होस्ट। ऐसी कोई लाइन मैंने पढ़ाई नहीं भी आपको, यही लाइन एक्चुअली गलत है, बट यही करेक्ट ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है। तो बेटा मेरे आपको दिमाग में रखना है यही इनकरेक्ट है जो कि रियल में सही ऑप्शन है। तो इनकरेक्ट ढूंढना था, हम लोगों ने ये वाला आंसर कर लिया। बोलो हाँ या ना। एक बात। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितना मैंने पढ़ाया है मैंने बोला आप उसे रिलेट करिएगा, तो अभी आपको मैं क्वेश्चन करा ले जाऊंगा और आप करेंगे भी, अच्छे समझेंगे भी। आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। नॉन स्पेसिफिक होस्ट डिफेंस दैट एग्जिस्ट prior टू द एक्सपोजर टू एन एंटीजन इज कॉल्ड। तो बेटा मेरे आप सबको पता है नॉन स्पेसिफिक का मतलब है आपकी बॉडी की इनेट इम्यूनिटी। सीधे आंसर आ गया, कोई इफ बट है ही नहीं। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हुआ है तो चाहे एनसीईआरटी के थ्रू हुआ हो, चाहे मेरे वीडियो से हुआ हो, या मेरे पढ़ाने से हुआ हो, या आपके जो भी सर आपको पढ़ाते हैं सब ने अच्छा ही पढ़ाया होगा, सब ने सही पढ़ाया होगा। बस आपको रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अच्छे से। ठीक है भाई, तो इस समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक्सेप्ट स्किन अदर फिजिकल बैरियर्स। अब जैसे फिजिकल बैरियर शब्द आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि क्या क्या सर ने बताया है। फिजिकल बैरियर्स विच ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ। तो मैंने आपसे बोला बेटा मेरे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी जो नाक वाला और नाक के अंदर वाला हिस्सा है वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, हाँ या ना, होती है। माउथ और माउथ के अंदर इसोफेगस जो अंदर का हिस्सा है, बॉडी के अंदर का जो हिस्सा है माउथ से लेकर अंदर तक, उसे बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिससे कि बैक्टीरिया या पैथोजन से बचा जा सके? यस, होती है। ठीक है। क्या यूरोजेनिटल ट्रैक्ट यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या जो पेशाब वाले ऑर्गन हैं स्पेशली मेल में, बोलो भैया क्या वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन है? यस, वो भी प्रिवेंट कर रही है हमारी बॉडी को पैथोजन से। अब आ जाओ इधर। क्या ब्लड वेसल्स के बारे में मैंने कुछ बताया है? बिल्कुल नहीं बताया है। क्या लिम्फ वेसल्स के बारे में मैंने कुछ बताया है पैथोजन को रोकने के लिए? बिल्कुल नहीं बताया है। तो कौन कौन से भैया मेरे, या अब ऑप्शन दिखा रहा है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन जो पॉइंट्स हैं ढूंढ लीजिए आप लोग कहाँ मिलेंगे। डी ऑप्शन मिल रहे हैं। हो गया आंसर। बस कॉन्सेप्ट हो जाइए। मैं इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करके मैंने अपलोड किए हैं कि आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब आ जाइए फिर से। एक और क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बैरियर्स डू सलाइवा इन द माउथ
टीयर्स फ्रॉम आईज एंड एसिड इन द स्टमक बिलोंग टू। अब आपको बेटा मेरे पता है कि सारी बातें फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में थी। याद करिए, पीछे आप देखिए वीडियो, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, आंसर आ गया। आगे देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ पीएमएनएल। एक्चुअली मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन ही अपलोड किए हैं क्योंकि इसका जो आंसर छिपा हुआ है वो पहले ऑप्शन में ही है, तो क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ पीएमएनएल इज, देखिए आ गया, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, बिल्कुल ठीक बात है। और देखते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह सीरियस होके एंजॉय करके आप लोग बस पढ़िएगा, आपका ही है। नीट 2026 आपके फेवर में जाएगा, बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से अपने सारे सब्जेक्ट्स, जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके। बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता होता कि एक्चुअली सब्जेक्ट आपके 4 हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा, आपके फेवर में आएगा 2026 का रिजल्ट। और देखते हैं अच्छे क्वेश्चन। देखिए अभी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर डरना नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ अच्छा है। और देखते हैं, कह रहा कि नोट द फॉलोइंग वर्ड्स, स्किन, सेकेंड है फैगोसाइट्स, बी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, एंटीबॉडीज, टी सेल्स, मैक्रोफाजेस, एनके सेल, मतलब वही नेचुरल किलर सेल्स की बात कर रहा है। कह रहा आइडेंटिफाई द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेलुलर बैरियर्स ऑफ डिफेंस। कह रहा सेलुलर बैरियर में कौन कौन से आ रहा है। अरे बोलो बताओ भैया, तो देखो मैक्रोफाजेस था सेलुलर बैरियर्स में, भैया नेचुरल किलर सेल्स भी है, बोलो बोलो है ना, न्यूट्रोफिल्स भी हैं, अरे बोलो बेटा मेरे, अरे वही पीएमएनएल की बात हो रही है। अच्छा इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा और बताइए क्या क्या है। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन है, ऑप्शन देखिएगा। मैक्रोफाजेस ठीक है भाई है, एनके सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स अब इस ऑप्शन में तो है नहीं न्यूट्रोफिल्स, अब सी वाले को देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स है, बोलो भैया। अब यहां पर टी सेल्स आ गया, यहां पर एनके सेल्स आ गया और यहां पर मैक्रोफाजेस आ गया। अब बी ऑप्शन देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग सेकंड भी है, थर्ड भी है, ये वाला ऑप्शन भी और ये वाला भी है। और ए ऑप्शन में क्या है, सेकंड है, फिर आईवी है, फिर कौन सा है बेटा मेरे, 7th है और फिर 8th है। अरे बोलो भैया, अब जरा गौर करिए, क्या एनके सेल्स होती हैं, क्या नेचुरल किलर सेल्स होती हैं किसमें, सेलुलर बैरियर्स में? यस होती हैं। क्या 7th नंबर पे दिया हुआ है मैक्रोफाजेस होती हैं? यस ऑफ कोर्स होती हैं। 4th नंबर में दिया हुआ है न्यूट्रोफिल्स, यस ऑफ कोर्स होती हैं। और सेकंड नंबर में दिया है फैगोसाइट्स। अरे बेटा मेरे, फैगोसाइट्स यानी कि वो उसको इंगल्फ कर लेती हैं, डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो फैगोसाइट्स तो टर्म इस्तेमाल कर ही लिया उसने। राइट आंसर आपको पता चल गया। अरे बोलो है ना। एक और क्वेश्चन लेके आए आपके सामने, कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, यानी इनकरेक्ट ढूंढ रहा है। यहां पर भी बेटा मेरे आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। जब इनकरेक्ट ढूंढेंगे आप लोग, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। एक है स्टेटमेंट दे रहा है, स्किन एंड म्यूकस कोटिंग ऑफ गट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल बैरियर। क्या यह बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। और ढूंढना क्या, इनकरेक्ट। सलाइवा एंड टीयर कंटेन एंटी माइक्रोबियल एंजाइम विच प्रिवेंट ऑल माइक्रोबियल ग्रोथ, बिल्कुल ठीक बात है। पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर साइटोकाइन बैरियर्स, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। अरे पीएमएनएल और मोनोसाइट्स जो होते हैं वो सेलुलर बैरियर के एग्जाम्पल होते हैं, पर यहाँ पर लिखा है साइटोकाइन का, ये गलत है स्टेटमेंट। और देखते हैं, मैक्रोफाजेस विच प्रोड्यूस इंटरफेरॉन आर ऑल्सो ऑफ साइटोकाइन बैरियर्स, भैया ये भी स्टेटमेंट गलत है। इंटरफेरॉन आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन टू प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शन इन नॉन इन्फेक्टेड सेल्स,
इंटरफेरॉन आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन टू प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शन इन नॉन इन्फेक्टेड सेल। ये बात सही लिखी हुई है। तो बेटा मेरे कौन कौन सी बातें गलत लिखी हुई हैं? सेकंड ऑप्शन गलत लिखा है, सॉरी थर्ड ऑप्शन गलत लिखा हुआ है और फोर्थ ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। अब आप ढूंढो इसमें थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। और बेटा मेरे यही है राइट ऑप्शन। अरे बोलो भैया, हम गलत ढूंढ क्या रहे थे? गलत ढूंढ रहे थे। अरे बोलो हाँ या ना। अब आ जाओ, बिल्कुल जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन क्वेश्चन है, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है पर जिसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके लिए बहुत इजी है। कह रहा है कि अ पर्सन हैज़ डेवलप्ड इंटरफेरॉन इन हिज बॉडी, ही सीम्स टू कैरी एन इन्फेक्शन ऑफ। टाइफाइड को से बचाएगा, फिलरियासिस से बचाएगा, मलेरिया से बचाएगा या कॉमन कोल्ड से? तो बेटा मेरे टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, फिलेरियासिस होता है वर्म से, पर कॉमन कोल्ड होता है किससे? वायरस से। और बेटा मेरे इंटरफेरॉन की जब बात होगी, जब भी इंटरफेरॉन की बात होगी तो ये तो तभी रिलीज होता है जब वायरस से इन्फेक्टेड सेल होती है। तो इंटरफेरॉन का संबंध किससे होता है? इंटरफेरॉन का संबंध होता है वायरल इन्फेक्शन से, और कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है। इसलिए राइट आंसर होगा बेटा मेरे क्या? ये है राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो भैया बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए मेरी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ना तो ये आंसर होगा, ना तो ये आंसर होगा, ना तो ये आंसर होगा। आंसर होगा आपका कॉमन कोल्ड, क्योंकि ये वायरस से होता है और इंटरफेरॉन तभी रिलीज होता है जब हमारी आपकी बॉडी की सेल्स इन्फेक्टेड होती हैं वायरस से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो, ये टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरा लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो मेरे YouTube चैनल को फॉलो करें, कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें। कोई अगर किसी तरह का कोई डाउट है वो मैसेज में लिखें, मुझसे पूछें। और ऐसे ही मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम 2026 एग्ज़ाम के लिए, 2027 एग्ज़ाम के लिए, 28 के लिए, 29 के लिए, 30 के लिए, 40 के लिए, जितने भी आगे आने वाले ईयर्स हैं नीट को लेकर, मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा, आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, टॉपिक समझाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे नीट के बच्चे जो ये यूट्यूब चैनल के थ्रू इस टॉपिक को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सबके लिए मैं एडवांस में ही ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ आपके अपकमिंग नीट एग्ज़ाम के लिए। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भाई आप लोग अपने सब्जेक्ट टीचर से हेल्प लें। एनसीईआरटी स्पेशली बायो में, जूलॉजी और बॉटनी में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रिवाइज करें, फोकस करें, मेरे वीडियोस की हेल्प लें, या आपको जो भी सर आपको पढ़ा रहे हैं सब अच्छा पढ़ाते हैं उनकी हेल्प लें। और 2026 के नीट एग्ज़ाम को क्रैक करें और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें। इसी आशा के साथ और इसी उम्मीद के साथ और इसी जुनून और जज्बे के साथ मैं आज का वीडियो कंप्लीट करके समझा के नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव कर रहा हूँ, जो मैं आपके लिए बनाऊँगा और फिर मैं आपको 1-2 दिन में आपको अपलोड करके कुछ नई बातें सिखाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।